चलिए आज हम लोग बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में। तो हेडिंग बनाएंगे गुप्त वंश। देखेंगे मगध पर सबसे अगर प्रमुख वंश देखा जाए, ठीक है, मगध पर सबसे प्रमुख वंश देखा जाए तो गुप्त वंश था। ठीक है, इसमें कई शासक हुए जिसमें समुद्रगुप्त का नाम जो है, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में आप लोग थोड़ा सा विस्तार से जानिएगा। ठीक है, तो मगध पर प्रमुख वंश में कौन सा वंश? गुप्त वंश। कहा जाता है कि गुप्त वंश जब मगध पे शासन किया तो जो भी इसके विरोधी थे, जो आक्रमणकारी थे, उनको रोका गया। यानी मगध इसके शासन काल में पूरी तरह से सुरक्षित था। किस वंश के शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में। जैसे देख लीजिए, समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने शासन काल में 27 प्रांतों को जीता था। तो 27 प्रांत में 12 जो था वो दक्षिणापथ, यानी दक्षिणापथ के 12, दक्षिणापथ के 12, उत्तरापथ के 9 और मध्य प्रांत के 6 क्षेत्रों को इसने अपने शासन काल में जीता। कहा जाता है कि ये सरस्वती का उपासक था और बार बार बोलते हैं कि जो सरस्वती का उपासक होता है उसको जीवन में कभी दिक्कत नहीं आती है। ये जीवन में अपने बैठा लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो ये सरस्वती का उपासक के रूप में जाना गया। उसी तरह आप देख लीजिएगा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन कर दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जैसे विक्रमशिला भी था तो ये भी सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। और कहा जाता है कि जब इसमें आग लगा दी गई थी तो 6 महीने इसके लाइब्रेरी जलते रहा। सोचिए कितना बड़ा था, कितना विशाल था, कितना उसके अंदर पुस्तकालय थी। ठीक है, पुस्तकें थी, ग्रंथ होंगे। सोचिए, तो ये लोग भारत में केवल आए लूटने के लिए। तो कहा जाता है, देखिए, सभी हमेशा शिक्षा का केंद्र बिहार रहा है, ये मान के चलिए, बिहार हमेशा से शिक्षा का केंद्र रहा है। लेकिन आज स्थिति देख लीजिए, मुझे कहते हुए थोड़ा सा भी डर तो रहता ही नहीं है और हिचक भी नहीं है कि हमारे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था ही हमारे यहाँ की शिक्षा को बर्बाद कर दी। देखिए आज पलायन लोग करके जा रहे हैं। जो लोग एक बार यहाँ से चले जाते हैं तो वापस नहीं आना चाहते हैं, और जबकि हमारे यहाँ शिक्षा का प्रमुख केंद्र था बिहार। सोचने वाली बात है। और जो लोग भी हम देखते हैं कि बिहार से जो बच्चे, आप देख लीजिए, जो भी अफसर बनते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं, वो बिहार छोड़ के जा चुके रहते हैं, तब वो बनते हैं। लेकिन मेरा भी एक प्रयास है और एक छोटा सा ही एक अभियान चल रहा है कि नहीं, जो बच्चे बिहार में हो बिहार से ही कंप्लीट करके जाएं। ऐसा हब बनाने का आदमी लक्ष्य लेकर चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं पूरी तरह से पूरी मेहनती हैं, सही तरीके से करते हैं। तो ये दिखाया है प्राचीन काल से कि बिहार जो है वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। देखिए, प्राचीन काल में शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला। याद रखिएगा। तो तक्षशिला आज तो पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन उस समय जो था वो पूरे का पूरे हमारे भारत के अंदर ही था। तो 3 प्रमुख विश्वविद्यालय थे और जिनकी चर्चा आज भी होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक सोचने का बहुत बड़ा विषय है कि भाई जब हमारे यहाँ शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तो आज भी हमारे यहाँ शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन सकता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद स्कंदगुप्त, इसके शासन काल में हुनों ने भारत पे आक्रमण किया। याद रखिएगा, हुनों ने भारत पे आक्रमण जो किया वो स्कंदगुप्त के शासन काल में किया। और इसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। किससे मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। तो ये हम लोग एक ब्रीफ में देखें कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। लिखिए। लिखेंगे, प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा है। गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा है। स्वर्ण काल यानी गोल्डन पीरियड।
आखिर स्वर्ण काल कहने का तात्पर्य क्या हुआ, गोल्डन पीरियड कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इसके समय जो भी शासक हुए वो प्रजा के भलाई, याद रखेगा, प्रजा के लिए, यानी प्रजा खुश होगी, प्रजा खुश होगी यानी जनता खुश होगी, तो जनता खुश होगी तो वो उस समय का क्या हो जाएगा, वो स्वर्ण काल हो जाएगा, गोल्डन पीरियड। अगर मान लीजिए कि आज के डेट में क्या है, जनता को प्रताड़ित कीजिएगा, तो ये स्वर्ण काल थोड़ी होगा, सोचने वाली बात है, स्वर्ण काल थोड़ी होगा। आखिर जैसे आप सोच लीजिए ध्यान से मेरी बात को, आपको कोई चीज दिया गया कि आप ही में सब कुछ है, जैसे आप बन गए एसडीएम, तो आपके एरिया में कोई अगर भूखा सोता है तो उसके लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप आईएएस बनते हैं, डीएम बनते हैं और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहा जाएगा कि नहीं, अरे उनके रीजन में ये सब काम हुआ, स्वर्ण काल था, गोल्डन पीरियड था। तो इसलिए बार बार बोलते हैं कि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उस पोस्ट में आपको करने का बहुत कुछ मौका है, बहुत कुछ मौका है। आपको मौका क्या है कि भाई आप दुआएं तो लेंगे ही, लोगों का जन कल्याण भी होगा, कल्याण भी होगा, याद रखिएगा, क्योंकि आप मालिक बन के नहीं जा रहे हैं वहां। जो लोग सोचता है कि हम राजनेता हो गए तो मालिक हैं, आईएएस बन गए तो मालिक नहीं है आप, वहां आप जनता के सेवक हैं, याद रखिएगा। तो इसीलिए गुप्त काल में जो भी शासक हुए वो जनता के लिए काम कर रहे थे, जनता के सेवक के रूप में काम कर रहे थे। इसीलिए प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड कहा है, यानी स्वर्ण काल कहा है। क्लियर हुआ? चलिए आगे लिखेंगे। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हुए, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हुए। कुछ विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि ये कुषाणों के सामंत थे। कुषाण पढ़ा चुके हैं, याद है ना, ये कुषाणों के सामंत थे। लिखेंगे घटोत्कच, दूसरा लिखेंगे घटोत्कच, घटोत्कच लिखेंगे। प्रभावती गुप्ता के सूपिया अभिलेख में, प्रभावती गुप्ता के सूपिया अभिलेख, अभिलेख क्या है भाई, बता चुके हैं। सूपिया अभिलेख में घटोत्कच को आदिराज कहा गया है, घटोत्कच को आदिराज कहा गया है, आदिराज कहा गया है। प्रभावती गुप्त या प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चलिए अब हेडिंग बनाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए विद्वानों में, इतिहासकारों में मतभेद है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही वास्तविक संस्थापक था, किसका, गुप्त वंश का, क्योंकि ये स्वतंत्र शासक के रूप में जाना जाता था। तो लिखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कहा जाता है कि ये अपलोड भी हो जाएगा यूट्यूब पे, एक बार आप लोग आराम से देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इसने 25 प्रकार के सिक्के जारी किए थे, इसने 25 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। चलिए आगे हेडिंग बनाएंगे समुद्रगुप्त, लिखेंगे गुप्त वंश का सबसे योग्य शासक, गुप्त वंश का सबसे योग्य शासक समुद्रगुप्त को माना जाता है, गुप्त वंश का सबसे योग्य शासक समुद्रगुप्त को माना जाता है। लिखेंगे हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में, समुद्रगुप्त के उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान से सुनेंगे। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने जो उपलब्धि हासिल की, समुद्रगुप्त ने जो उपलब्धि हासिल की, तो उसकी जो जानकारी जो मिलती है
प्रयाग प्रशस्ति याद रखेगा, स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त कहा जाता है कि सबसे योग्य शासक था और हरिसेन जो थे, ठीक है, इनका दरबारी कवि था। लिखिए, समुद्रगुप्त के दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन दरबारी कवि के रूप में थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, प्रयाग प्रशस्ति। और इसी से जानकारी मिलती है ना, इसी से जानकारी मिलती है क्या, जो समुद्रगुप्त ने जो उपलब्धि हासिल की, जो उपलब्धि हासिल की, उसकी जानकारी कहां से मिलती है, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से। लिखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना इन्होंने जो की है, उसमें प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो इन्होंने की है, उसमें चंपू शैली, चंपू शैली कहने का मतलब होता है गद और पद का मिश्रण, चंपू शैली का मिश्रण देखने को मिलता है, चंपू शैली का मिश्रण यानी गद और पद का मिश्रण देखने को मिलता है। उसको लगा दीजिए, तो चंपू शैली का मिश्रण, बोर्ड पे लाइट आता है इसीलिए, चंपू शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। चंपू शैली कहने का मतलब है, याद रखिएगा, गद और पद। तो याद रखिएगा, देखेंगे यजुर्वेद में भी गद और पद के बारे में जानकारी मिलती है, बताए थे ना, वेद में, यजुर्वेद में भी वैदिक सप्ताह पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे कि गद और पद का जो जानकारी, जो गद और पद के बारे में जो जानकारी मिलती है, वो यजुर्वेद से भी मिलती है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त सबसे योग्य शासक था, किस वंश का, गुप्त वंश का। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो हरिसेन के द्वारा। हरिसेन कौन था, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन, हरिसेन। आगे देखेंगे, ये जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई, ये चंपू शैली में लिखी गई। चंपू शैली किसको बोला गया, गद और पद के मिश्रण को, जिसमें गद और पद का दोनों का मिश्रण जो देखने को मिलता है, उसको हम लोग चंपू शैली बोलते हैं। क्लियर हुआ। आगे लिखेंगे, समुद्रगुप्त अपने शासन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा था, एक भी युद्ध नहीं हारा था, और इसने सभी क्षेत्रों में अपना, और इसने सभी क्षेत्रों में अपना साम्राज्य का विस्तार किया, और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार क्या किया, सभी क्षेत्रों में किया, सभी क्षेत्रों में किया। इसीलिए समुद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट भी कहते हैं, इसीलिए समुद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट भी कहते हैं। समुद्रगुप्त ने अपने शासन काल में दक्षिणापथ यानी क्या, साउथ, दक्षिणापथ के 12, उत्तरापथ के 9 और मध्य प्रांत के, मध्य यानी मिडिल, मध्य प्रांत के 6 राज्यों को जीतकर, आराम से सुनेंगे, दक्षिणापथ के 12, उत्तरापथ के 9 और मध्य प्रांत के 6 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसने अपने विजय नीति में, किसने, समुद्रगुप्त ने अपने विजय नीति में 3 नीतियों का पालन किया, 3 नीतियों का पालन किया। नीति यानी पॉलिसी। पहला ग्रहण नीति, इसके तहत जीते हुए राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना। ग्रहण यानी क्या, एडॉप्ट करना। ठीक है, इसके तहत जीते हुए राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना, ग्रहण कहते हैं ना, उसने अपने में मिला लिया, ग्रहण कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। दूसरा लिखेंगे, मोक्ष की नीति, मुक्त कर दो। मोक्ष का मतलब क्या होता है, मोक्ष की नीति,
कहते हैं मोक्ष प्राप्त करा दीजिए भगवान। नहीं, ऐसे ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? दिन भर गला काटिए मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? गलत कीजिए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? नहीं ना, कर्म फल तो भोगना है। आप सोचते हैं अरे ओकरा तो बेवकूफ बना दिए, मूर्ख बना दिए, हमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं। अरे तुमसे बड़ा तो बेवकूफ कोई नहीं। आई बात समझ में? यहाँ तो सब जब लाठी बजता है तो चिल्लाने भी नहीं देते हैं। अभी आप भूंज के खाइएगा तो आपको भी तो कोई भूंज के खाएगा। सोचने वाली बात है। इसीलिए बोलते हैं कि मोक्ष अब क्या है, आप आराम से अपने कर्म के प्रति कीजिए, सब कुछ आपको प्राप्त हो गया। लास्ट में हम क्या बोलते हैं, सबको क्या चाहिए? खुशी। तो गलत काम करके आप कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं, ठीक है, लंबे समय तक के नहीं हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये लोग बेवकूफ थोड़े ही थे। जीता, फिर ग्रहण किया, फिर छोड़ दो, मुक्त कर दो। ठीक है, लिखिए, इसने जीते हुए राज्य को मुक्त कर दिया। इसने जीते हुए राज्य को मुक्त कर दिया। और तीसरा है अनुग्रह नीति। अनुग्रह नीति लिखेंगे। अनुग्रह नीति में क्या होगा? दया भाव दिखाना। ठीक है, दया भाव दिखाना। अभी सुन लीजिए, स्टार्टिंग में हम दया भाव मान लीजिए दिखाएं, अब बाद में मेरा ही गला काट देता है, तो क्या होगा? वो दया दिखाने लायक है? जीवन में याद रखिएगा, अगर कोई गलत करता है और आप चुप हैं तो सोच लीजिए कि आप सबसे बड़े गलत को सपोर्ट कर रहे हैं। धर्म ये भी कहा गया ना, आप देखे भी होंगे, धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने क्या नहीं किए। सोचने वाली बात है। ठीक है, छल कपट से, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए किए ना। सोचने वाली बात है। तो आजकल भी वही चीज हो गया है कि अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी गलत ही है। दया दिखाइए, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपके साथ गलत कर रहा है तो फिर वहां पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये नहीं कि आप दया दिखाते जा रहे हैं, तो वो वाली बात नहीं है। ठीक है, आप सब रखिए, ग्रहण नीति, मोक्ष, सब कुछ कीजिए, सिखाता है समुद्रगुप्त। सरस्वती का उपासक था ना, आज तक इसको कोई हराया नहीं। सोचने वाली बात है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, पता नहीं कैसे इतिहासकार इसको बोलते हैं। नेपोलियन बाद में आया, लेकिन नेपोलियन भी हार गया था वाटरलू और ट्रैफलर के युद्ध में। समुद्रगुप्त नहीं हारा। फिर भी हमारे यहाँ के इतिहास, पता नहीं कैसे इतिहासकार हैं जो लिखते हैं कि भारत का नेपोलियन। अरे भाई, ये तो नेपोलियन से भी बड़ा था। कौन? समुद्रगुप्त। और इसके पास तो सब वीणा, अब कहा भी जाता है वीणा वरदायिनी, उनका आशीर्वाद, कृपा थी। और तब ना बोलते हैं कि अगर सरस्वती आपके साथ है तो दुनिया की हर चीज आपके पास आ जाएगी, सभी लोग नतमस्तक होंगे। ठीक है, ये नहीं है अभी जीत गए बांह चढ़ा के, फिर बाद में गलत तरीके से जीतिएगा तो गलत होगा। जीवन में इस चीज को याद रखेंगे। तो ग्रहण नीति, मोक्ष नीति, अनुग्रह नीति लिखेंगे। इस नीति के तहत समुद्रगुप्त दया भाव दिखाकर राज्य को वापस कर देता था। जो जीता हुआ राज्य था उसको वापस कर देता था। चलो ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं। आगे लिखेंगे, समुद्रगुप्त सरस्वती का उपासक, समुद्रगुप्त को सरस्वती का उपासक माना जाता है। समुद्रगुप्त को सरस्वती का उपासक माना जाता है क्योंकि इसके सिक्कों से, किसके सिक्कों से? समुद्रगुप्त। क्योंकि इसके सिक्कों पर कर दीजिए, क्योंकि इसके सिक्कों पर वीणा का चित्र अंकित रूप में मिलता है। चलिए आगे हेडिंग बनाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त द्वितीय लिखेंगे। यह गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको? समुद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त द्वितीय को याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। आगे लिखेंगे, समुद्रगुप्त दो के शासनकाल में सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। इसीलिए इसके शासनकाल को
स्वर्ण काल कहते हैं। क्यों कहते हैं बता भी चुके थे, स्वर्ण काल कहते हैं। आगे लिखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रमुख चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर आया था। फाहियान भारत की यात्रा पर आया था। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासन काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासन काल में कई बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे। कई बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे। कहा जाता है कि इसके दरबार में कहा जाता है कि इसके राज दरबार में नवरत्न रहते थे। जैसे 2-3 नाम लिख लिए, जैसे कालिदास, वारामिहिर, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, अमर सिंह इत्यादि। जो चीज आप पढ़े हैं वही चीज इसमें बस पढ़ना है, कुछ नहीं। इसलिए बार बार बोलते हैं, एक आपके लाइफ स्टाइल को ये चीज बदल देता है। ये चीज क्या है कि इसमें नया नया चीज आपको प्रतिदिन अपडेट करके पढ़ना है, व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। ठीक है, अब ये नहीं सोचेगा कि सर का हिस्ट्री ज्योग्राफी है इसलिए बोलते हैं। मेरा तो खुद नहीं है, आप लोग को भी मालूम है, मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं आज भी, और मेरा प्रयास रहता है कि आपको भी अच्छे से ही दिया जाए। ठीक है, अब क्या है नहीं हो तो बात की बात है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि आपको बेस्ट दिया जाए। कुछ हम संभालें, कुछ आप संभालिए, हम लोग आगे बढ़ते जाएं, बेस्ट रिजल्ट होते जाएगा। कुछ हम मेहनत करें, कुछ आप कीजिए। मेरी मेहनत तो आप लोग खुद देखते हैं, बोलने की ये नहीं है। तो कुछ हम मेहनत करें, कुछ आप करें, प्रोसेस के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते रहें, रिजल्ट हो जाएगा। मेहनत तो दोनों को करना पड़ेगा। तो हम अपने तरफ से तो चूक करते नहीं हैं, आप लोग खुद देखते हैं, बिना छुट्टी लिए प्रतिदिन आना, उसको 2-3 तरीकों से पढ़ाना, अपडेट करना। अब तो यूट्यूब पे भी अपलोड कर देते हैं कि आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यूट्यूब पे भी ऐसे कोई पढ़ाता नहीं होगा, एकदम आराम से उसको वर्क करना है। एक बार जाके फिर देख लीजिएगा, संडे फिर रिवीजन में करा ही देते हैं। चलिए आगे लिखेंगे, कुमार गुप्त, हेडिंग बनाएंगे कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के बारे में मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है। ये मंदसौर कहाँ है भाई? मंदसौर कहाँ है? ये है मालवा, उस समय था मध्य प्रदेश। मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है। और सबसे पहले अभिलेख की जानकारी कहाँ से बताए थे ना? अशोक के शासनकाल में। ऐसे तो एंशिएंट से भी हम लोग चलते आ रहे हैं, एंशिएंट से भी तो चले आ रहे हैं अभिलेख। आप देखे होंगे पहले भी था, अशोक के शासनकाल में थोड़ा ज्यादा हुआ। चलिए आगे लिखेंगे। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया, जिसको ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त करवा दिया गया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त करवा दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शिलभद्र थे। आगे, कुमार गुप्त मयूर शैली का सिक्का जारी किया था। कुमार गुप्त मयूर शैली का सिक्का जारी किया था। कुमार गुप्त के शासनकाल में सबसे अधिक सिक्कों का ढेर, यानी सबसे अधिक सिक्कों का स्थान जो मिलता है बयाना से मिलता है। बयाना, सर्वाधिक सिक्कों का जो ढेर मिलेगा बयाना से मिलता है। चलिए आज का अंतिम एक और लिख लेंगे, स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त लिखेंगे। स्कंद गुप्त को देवराय और सक्रोपम भी कहा गया है। स्कंद गुप्त को देवराय और सक्रोपम भी कहा गया है। स्कंद गुप्त के शासनकाल में हूनों ने भारत पर आक्रमण किया था। हूनों ने भारत पर आक्रमण किया था। हून जाति के लोग
हून जाति के लोग मध्य एशिया के रहने वाले थे। ये लोग सिर्फ लूटपाट और हत्या में विश्वास करते थे। ये लोग सिर्फ लूटपाट और हत्या में विश्वास करते थे। तोरमान और मिहिर कुल सबसे प्रसिद्ध हून शासक थे। तोरमान और मिहिर कुल सबसे प्रसिद्ध हून शासक थे। मिहिर कुल शैव धर्म का अनुयायी था। यानी फॉलोअर, जो आज के डेट में आप लोग बोलते हैं। आगे लिखेंगे, हूनों के आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख, ब्रैकेट में कर लेंगे मध्य प्रदेश, भीतरी स्तंभ लेख ब्रैकेट में करेंगे मध्य प्रदेश से मिलता है। तो चलिए, ये रहा गुप्त वंश से शासक। अब गुप्त वंश से सब जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे, तो कभी ऐसा होगा तो उसको लिखवा देंगे गुप्त वंश से, क्योंकि अभी गुप्त वंश समाप्त नहीं हुआ है। ये गुप्त वंश से सिर्फ हम शासक के बारे में जानकारी दिए आपको। गुप्त वंश से और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो वही एग्जाम में आता है, उसको भी हम एक बार करवाएंगे। एक बार फिर आप लोग से बोलना चाह रहे हैं, जिनको भी लगता है कि नहीं मुझे क्लास के अंदर आगे क्लास करनी है, वो क्लास कर सकते हैं। 12th वाले बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर है कि अगर वो 12th में आर्ट्स लेते हैं, ग्रेजुएशन में भी आर्ट्स रखे हैं, तो कंपटीशन में साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। तो नया बैच जो हम शुरू करने जा रहे हैं 5 मई 2024 एक अलग रूप में, और वहां पर हम एक बार फिर बोलेंगे मेंस प्लस पीटी। पहले मेंस पे ध्यान दिया जाएगा, उन टॉपिक को पढ़ाए जाएंगे जो पीटी में भी आते हैं। करंट अफेयर्स की भी क्लास अलग से करवाई जाती है, उसके लिए आपको नहीं सोचना है। क्लास के अंदर टेस्ट सीरीज भी चलते हैं, केवल टेस्ट देने से नहीं होता है, हम बार बार बोलते हैं। अगर जिनको लगता है कि मुझे सिर्फ टेस्ट देना है, वो भाई अपना देख सकते हैं कहीं और। हमारे यहाँ टेस्ट जो होते हैं वीक में 1 दिन होते हैं और उस पर वर्क करवाया जाता है। तो जो लोग वीक में 1 दिन केवल टेस्ट देना चाहते हैं और वर्क करना चाहते हैं टेस्ट पे, वही वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे। प्रोसेस के साथ जरूर काम करेंगे, तभी हम रिजल्ट की उम्मीद रख सकते हैं। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।